जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा जी, IAS 40 की थोड़ी सी बातें ज़रा मज़ीद हम कर लें बच्चों, फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट। ये क्या होता है सारा समझाता हूँ। पहले इधर आ जाएं बच्चों। ये IAS 40 के नोट्स नहीं मिले, ग्रुप के अंदर भी नहीं आए, नहीं आए ग्रुप में। चलें आज आ जाते हैं जी बच्चों। ये आ गया बच्चों क्या IAS 40 या IAS 40, ये वाली बातें हमने पढ़ ली थी, ये मैंने आपको पढ़ाया इधर से था, याद है बच्चों। अच्छा, इसमें कुछ बातें बच्चों ज़रा डिस्कस कर लें जी। बच्चों IAS 16 याद है, IAS 16 याद है बच्चों, IAS 16 याद है ना। उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई IAS 16 में भी तो जारी सी बात है प्रॉपर्टी है ना, लेकिन वो अपने इस्तेमाल के लिए है। उस प्रॉपर्टी को बनाने में बच्चों जो जो एक्सपेंस होते हैं बच्चों, जिनकी नेचर कैपिटल वाली है वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जिनकी नेचर क्या है बच्चों लॉन्ग टर्म नहीं है वो क्या है, बोलो शाबाश, वो क्या है बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंस है। और इसके अलावा बच्चों ये एडमिन एक्सपेंसेस हो गया, जनरल ओवरहेड्स वगैरह हो गए बच्चों, लॉसेस हो गए, ये कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। सेम रूल बच्चों कहाँ अप्लाई होने हैं बोलो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। प्रोफेशनल फी, ये टैक्सेस वगैरह प्यारे दोस्तों नॉन रिफंडेबल, याद है बच्चों, सारा कुछ वही बच्चों। भाई इसी तरह बच्चों, इसी तरह वो अगर कोई प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर ली, वो याद है बच्चों एक्सचेंज वाला वो डिस्पोजल। जी बच्चों, इसी तरह स्टार्टअप कॉस्ट, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंस हैं। ऑपरेशनल लॉसेज, एबनॉर्मल लॉस बच्चों, सेलिंग एंड एडमिन बच्चों, डे टू डे रेवेन्यू, रिपेयर मेंटेनेंस, ये सारे क्या हैं बोलो शाबाश जी, स्टार्टअप कॉस्ट प्यारे दोस्तों, सही है जी बच्चों, ये सारे क्या हैं बोलो, रेवेन्यू एक्सपेंस। और कहता अनलेस वो खुद ना कह दे, कहता अनलेस बोलो स्टार्टअप कॉस्ट, अनलेस वो खुद ना कह दे कि इसे कैपिटलाइज करें। हमने शुरू में जो कॉस्ट इंकर्ड होती है, स्टार्टअप कॉस्ट मतलब क्या जी, स्टार्टअप कॉस्ट क्या, जिस स्टार्टिंग में जो कॉस्ट है बच्चों, जो आपने कुछ चीजें कोई सीधी पदरी की बच्चों, वो नॉर्मली डन, वो क्या होता है बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंस होता है जी। भाई अगर उसने ये कह दिया कि लैंड को प्रिपेयर किया, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है ना। अगर कोई स्टार्टअप कॉस्ट का लफ्ज उसने खुद लिख के बताया, उसकी बात कर रहा हूँ। फिर आपको पता है बच्चों दो मॉडल्स हैं बच्चों, याद है बच्चों, हाँ जी, कॉस्ट और फेयर वैल्यू कंसिस्टेंटली मेरे चांद अप्लाई करने हैं। और ये डिफरेंस था कॉस्ट मॉडल में और किसमें बच्चों, फेयर वैल्यू मॉडल में। डन है बच्चों, भाई ठीक है, ये एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। IAS 40 के अंदर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास ऑफ एसेट। इधर क्लास ही एक है बच्चों, इधर है ही सिर्फ प्रॉपर्टी, इधर है ही क्या बोलो, प्रॉपर्टी। इधर है ही क्या बोलो शाबाश, प्रॉपर्टी। इधर मेरे चांद है ही क्या बोलो, प्रॉपर्टी है। इधर प्लांट मशीन की बातें ही नहीं है, इधर प्रॉपर्टी है, एक ही क्लास है बच्चों। बच्चों अब सेम क्लास पे क्या होना है, सेम मॉडल अप्लाई, या तो कॉस्ट मॉडल होगा या फिर क्या होगा, फेयर वैल्यू। क्या मैं समझा पा रहा हूँ जी बच्चों। फॉर एग्जाम्पल जी, एक एंटिटी है, उसके पास ना 10 प्रॉपर्टीज हैं। कितनी है बच्चों बोलो, 10 प्रॉपर्टीज। कितनी है बच्चों, 10 बच्चों। भाई 9 जो है ना, 9, और फेयर वैल्यू मॉडल है। 9 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं बच्चों जिनकी फेयर वैल्यू रिलायबली क्या है, मेजरेबल। एक प्रॉपर्टी ऐसी है बच्चों जो कि आप ये समझ लें कि जी वो वजीरिस्तान वाली साइड पे, कोई इस साइड पे, या किसी भी शहर में कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि मार्केट से हटके है, जो कि क्या है बोलो, मैंने आपको एक दिन बताया था ना, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट में फर्क होता है। फेयर वैल्यू कहते ही उसे हैं बच्चों, फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई ही उधर होगा जिसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है। अगर मेरे चांद किसी प्रॉपर्टी की मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं करती, अब जरा समझिएगा, उस पर बच्चे बोलो शाबाश, फिर फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। तो कौन सा नहीं करनी बच्चों, फेयर वैल्यू उस प्रॉपर्टी की रिलायबली मेजरेबल नहीं है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है अगर एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो उसे फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं रखा जा सकता। और वो फेयर वैल्यू कॉन्टिन्यूइंग बेसिस पे बच्चों, कॉन्टिन्यूइंग बेसिस पे, ना आज है ना कल होगी, मतलब नहीं होनी बच्चों उसकी फेयर वैल्यू नहीं रिलायबली मेजरेबल। तो बच्चों उससे फिर हम किस मॉडल के मुताबिक लेके आएंगे, कॉस्ट मॉडल। ये तो बात हमने की थी। एक छोटी सी बात, कॉस्ट मॉडल में डेप्रीसिएशन का क्या फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन में, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, या फिर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। लेकिन मेरे चांद गौर से सुनना बच्चों, ये जरा गौर से सुनना, ये जरा गौर से सुनना। कहता जी, कहता ये दो स्नैरियोज हैं, ये पहले अभी मैं नहीं आपको पढ़ा रहा, ये पढ़ना। कहता कॉन्टेक्स्ट, देयर इज रिवर्टेबल प्रजम्पशन। रिवर्टेबल का मतलब क्या प्यारे दोस्तों,
कि presumed है बच्चों, ये बच्चों शुरू से ऐसे चलता आ रही है, बात ही ऐसी है कि डेट फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अजम्पशन ये है कि फेयर वैल्यू लिखा हो ना लिखा हो बच्चों, आपने अजम्पशन लेनी है कि फेयर वैल्यू अगर दी है तो आपने कहना ये रिलायबली मेजरेबल है। इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर इट कैन नॉट, इसको छोड़ें नीचे आ जाए, सिनेरियो 2 पे आना है बच्चों, अहम बात है। कह रहा एग्जिस्टिंग आईपी हमारे पास है बच्चों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ए फेयर वैल्यू इज एंटायरली अनमेजरेबल, कहता फाइंड ही नहीं कर सकते किसी भी तरह, मेजर यूजिंग द IAS 16 कॉस्ट मॉडल। फिर इस पे क्या अप्लाई करेंगे ये तो पता है, लेकिन कहता जब डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगेंगे तो रेजिडुअल वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी भी हो तो उसे भी क्या करना है, एज्यूम जीरो करना है। क्यों जीरो एज्यूम करना है, क्यों जीरो करना, कोई बताएगा रीजन? जी बच्चों जब आप जी हैं जी नहीं बिक तो जाएगी, वो तो कोई भी खरीद लेगा, लेकिन प्यारे दोस्तों रीजन ये है, कहता आपने रेजिडुअल वैल्यू जीरो इसलिए लेनी है, कहता सुनना जरा, कहता जिस चीज की आज आप फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, कहता रेजिडुअल वैल्यू तो होती है आज की नहीं 5-6 साल के बाद जाके, आज की वैल्यू आपको पता नहीं चल रही बच्चों, 5 या 6 साल बाद वैल्यू कैसे आप जो है ना उसके एस्टीमेट कैसे सही लगा सकते हो। कहता इधर जो रेजिडुअल वैल्यू दी है अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो अजम्पशन ये है रेजिडुअल वैल्यू भी बोलो शाबाश रिलायबली मेजरेबल नहीं है। भाई लॉजिकल बात है ना, तो भाई आज की वैल्यू आपको मार्केट की पता नहीं चल रही तो 5-6 साल के बाद एस्टीमेट खाक लगाना है, उसकी क्या पता चलेगी। इसलिए एक्सेप्शन है हमेशा बच्चों हम रेजिडुअल वैल्यू को कॉस्ट में से माइनस करके डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करते हैं। इधर बच्चों इधर मेरे चांद आपने कभी भी अगर तो है IAS 40 के अंदर कॉस्ट मॉडल, कौन सा मॉडल, खुशी खुशी से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करो। अगर है फेयर वैल्यू मॉडल, क्या है, और किसी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो इस पे लगेगा क्या, मजबूरन कॉस्ट मॉडल। क्या लगेगा, मजबूरन कॉस्ट मॉडल। क्या लगेगा, मजबूरी में कॉस्ट मॉडल अप्लाई करेंगे। जब मजबूरी में कॉस्ट मॉडल अप्लाई करेंगे तो रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करना। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? जी जी तो हमने शिफ्ट ही किया ना कॉस्ट मॉडल पे, है तो फेयर वैल्यू मॉडल हमारा, फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो शिफ्ट ही किया हमने कॉस्ट मॉडल पे। लेकिन बच्चों ये देखें, लेकिन ये कॉस्ट मॉडल पे जो आपने शिफ्ट किया ये खुशी से नहीं किया, मजबूरन किया ना। एक है कि नई प्रॉपर्टी, आप कहते नहीं हमारा मॉडल ही क्या है, बोलो ये तो ये है 10 प्रॉपर्टीज है, सब पे या तो कॉस्ट मॉडल लगेगा या सब पे क्या लगेगा, फेयर वैल्यू। इधर क्लास ऑफ एसेट नहीं, इधर वैसे क्लास ही एक है, प्रॉपर्टी बस। अगर फेयर वैल्यू मॉडल आपकी क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, पॉलिसी है फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करना, तो मेरे चांद, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई, तो अगर तो फेयर वैल्यू मॉडल है और उसमें से अगर किसी एक प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट मॉडल, मजबूरन कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगोगे तो रेजिडुअल वैल्यू को एज्यूम क्या करना है, जीरो। इवन के रेजिडुअल वैल्यू अगर क्वेश्चन के अंदर मौजूद है फिर भी जीरो। क्या मैं समझा पा रहा हूं? कब तक, कंटिन्यू अंटिल डिस्पोजल, जब तक ये एसेट डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। ओके जी। फॉर एग्जांपल अगर एक बिल्डिंग है उसमें जिस तरह आपने बताया था कि एक ओनर ऑक्यूपाइड भी पार्ट है और एक इन्वेस्टमेंट में भी है, अगर इन्वेस्टमेंट वाला मेजॉरिटी है तो पूरी बिल्डिंग का फेयर वैल्यू लगेगा या कॉस्ट मॉडल लगेगा? जी वो तो पॉलिसी पे डिपेंड करेगा ना। भाई का सवाल है कि सर देखें जी 20 स्टोरी बिल्डिंग है एक, ठीक है जी प्यारे, और वो कह रहे हैं कि सर देखें उसमें वो सेपरेटली सेल नहीं हो सकती। तो प्यारे दोस्तों अब फॉर एग्जांपल 16 पोर्शन जो है ना, 16 या 15 वो रेंट पे हैं और 3-4 या 2-3 या जो भी हैं बच्चे वो किस पे हैं, बोलो वो एंटिटी के अपने यूज में है, सेपरेटली सेल नहीं हो सकते। सारी पे मजबूरन क्या लगाना पड़ेगा, फेयर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अब जब भाई कह रहे हैं कि सर इस पे अब फेयर वैल्यू मॉडल लगेगा या कॉस्ट मॉडल, ये तो एंटिटी डिसाइड करेगी ना कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हमारा मॉडल कौन सा है। सर ये पॉसिबिलिटी है कि 16 फ्लोर पे फेयर वैल्यू लगा दें ऊपर, नहीं, सेम क्लास ऑफ एसेट, सेम क्लास ऑफ एसेट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जब चीज आ गई या तो कॉस्ट मॉडल अप्लाई होगा या क्या होगा, बोलो फेयर वैल्यू मॉडल, ठीक है। हाँ IAS 16 में एक क्लास नहीं, IAS 16 में बहुत सारी क्लासेस हैं, सही है जी, इधर क्लास ही एक है। क्या है प्यारे दोस्तों, क्या मैं समझा पाया जी? नहीं, उनको हम कंसिडर ही प्रॉपर्टी करते हैं,
इन्होंने कहा कि सर देखें इधर लैंड और बिल्डिंग है, हम इसे कंसीडर्ड, इसका नाम ही प्रॉपर्टी, इसका नाम ही क्या है, प्रॉपर्टी। हम IAS 40 के अंदर लैंड और बिल्डिंग को लहदा समझते नहीं है, हम कहते हैं प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? उधर बच्चों लैंड अलग है और बिल्डिंग अलग है IAS 16 में। IAS 40 के अंदर बच्चों दोनों को क्या कहते हैं, एक अलग अलग नहीं समझते, इकट्ठा क्या समझते हैं, बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या समझते हैं? इस बात को उर्दू में लिख लें, कहीं आप भूल ना जाएं। इस बात को उर्दू में लिख लें बच्चों, IAS देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, उर्दू में नहीं अंग्रेजी में लिख लें, चलो, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, there is no concept of different class of assets, there is no concept of, बोलो शाबाश, there is no concept of different class of assets in case of investment property, in case of, बोलो, in case of, बोलो शाबाश, investment property, there is no concept of, बोले, different class of asset in case of, बोले, नहीं समझे बच्चों, in case of investment property। डन बच्चों जी, सही है बच्चों। आगे छोटा सा करके लिख लो, सारी प्रॉपर्टीज पर सेम मॉडल अप्लाई होगा, सारी प्रॉपर्टीज पर सेम मॉडल अप्लाई होगा। डन बच्चों, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज पर क्या होगा, बोलो शाबाश, सेम मॉडल अप्लाई होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? ओए बच्चों बोलो जी, बच्चों ठीक है। अच्छा जी, जी मोहतरम बच्चों बात समझ आई? ठीक है, सेम मॉडल। हाँ, एक्सेप्शन क्या है, अगर फेयर वैल्यू मॉडल है और एक प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो फिर मजबूरन कॉस्ट मॉडल, लेकिन रेसिडुअल वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे, जीरो। ये मैं आज इंशाल्लाह आपके ग्रुप में शेयर करवाता हूँ, आपकी क्लास खत्म होते साथ ही। अच्छा, ये छोटी सी बात सुन लें बच्चों, इधर देखें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपको फेयर वैल्यू मॉडल अच्छा लगता है। अच्छा, आपने ना इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है जी, स्टेक होल्डर बन के सोचना है। आपको प्यारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल अच्छा लगता है या कॉस्ट मॉडल? हर किसी को फेयर वैल्यू मॉडल ही अच्छा लगता है, ताकि पता चले इसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू कितनी है। बच्चों स्टैंडर्ड भी कहता है, स्टैंडर्ड की भी तो कोई चाहत होगी ना, स्टैंडर्ड कहता है मुझे भी अच्छा कौन लगता है, फेयर वैल्यू मॉडल। कहता वंस आपने, जब एक तो है ना कि शुरू से ही जिस दिन आपने प्रॉपर्टी बच्चों ली, खरीदी, परचेज की या बनाई, उसकी मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस केस में प्यारे दोस्तों क्या है, आपने फिर उसे कॉस्ट मॉडल पे रखना, रेसिडुअल वैल्यू को जीरो लेना डेप्रिशिएट करते हुए। प्यारे दोस्तों अगर एक प्रॉपर्टी है और उसकी फेयर वैल्यू एग्जिस्ट बोलो करती है, 2-4 साल के बाद जाके मसला आया जी किसी एक आधे साल में उसकी प्रॉपर्टी, उसकी फेयर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, मिसाल के तौर पे रिलायबली मेजरेबल नहीं है, कोई मसला हो सकता है ना बच्चों, वो मार्केट ही फ्लक्चुएट कर गई, मार्केट ही बच्चों, क्या उसका नाम है इन्वेस्टर ने इस मार्केट में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, कोई भी रीजन हो सकती है बच्चों। अगर कभी ऐसा हुआ तो वो क्या कहना चाह रहा है, कहता इफ एन एंटिटी हैज प्रीवियसली, इन दोनों पॉइंट्स में फर्क समझ आ रहा है? ये पॉइंट क्या लिखा है, कहता द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, द पॉइंट ऑफ, कहता वापसी का कोई इम्कान अब नहीं है। कब नहीं है, देखें ये बातें ध्यान से पढ़नी है। इफ एन एंटिटी हैज प्रीवियसली मेजर्ड आईपी एट, अगर कहता है पहले कभी माजी में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू के मुताबिक डील किया, इट मस्ट कॉन्टिन्यू टू डू सो, कहता आगे भी ऐसे ही करना है, अंटिल कब तक, और अब ये ट्रांसफर क्या था भला, हमने पढ़ा था ना IAS 2 के अंदर, हाँ इन और आउट शाबाश, IAS 16 और IAS 2, कहता इवन इफ मार्केट ट्रांजैक्शंस बिकम इनफ्रीक्वेंट, कहता हो सकता है पहले की तरह मार्केट इसकी ना रही हो, नंबर ऑफ लेन देन के मामला। बच्चों मैं अब आपको क्या इनफ्रीक्वेंट का मतलब क्या समझाऊं यार, ये जो प्रॉपर्टी का काम होता है ना बच्चों, जो प्रॉपर्टी का काम होता है ये ना टैक्सेस पे बहुत ज़्यादा इसकी बेस होती है, टैक्सेस। बच्चों अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था बच्चों, ये कमर्शियल सेल परचेज पे ना प्यारे दोस्तों गवर्नमेंट ने बहुत हाई टैक्स लगा दिया था। क्या लगा दिया था, विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं, आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे जाके बच्चों F6 में जी। विद होल्डिंग टैक्स इतना लगा दिया, सेलर पे भी लगा दिया, बायर बेचारे पे भी लगा दिया। तो जिनका मेन काम क्या था जी, प्रॉपर्टीज बेचना, खरीदना, चाहिए बच्चा, प्रॉफिट निकालना, उनका मेन काम ही ये था, ब्रेड बटर ही ये था बच्चों। लोग प्रॉपर्टीज बनाते थे बच्चों,
बेच देते, कंस्ट्रक्ट करते थे, बेच देते थे, मेन काम ये है, मेन काम वो। सही है बच्चों? अब सुनना ज़रा, अब इतने ज़्यादा जब टैक्सेस लगते हैं तो प्यारे दोस्तों, मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी में जो प्रॉफिट है वो है 5 लाख, 500,000, मिसाल दे रहा हूँ भाई। जब टैक्स ही आपका 7-8 लाख रुपया लगेगा प्यारे भाई, या 3-4 लाख रुपया लगेगा, या इवन 2-2.5 भी लगेगा, उस बेचारे को क्या बचेगा? मुझे बताओ, उसको क्या बचेगा? तो भाई ये समझ आई बच्चों, जब टैक्सेस ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों लेन देन के मामलात पे प्यारे भाई, तो लोग ट्रांजैक्शंस क्या कर देते हैं, काम। वो कहते हैं यार कोई और काम कर लो, इसमें तो आप बोलो शाबाश, कोई प्रॉफिट ही नज़र नहीं आ रहा। मेरी भाई बात समझ आई? जब कहता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या हो जाए, बोलो शाबाश, कम, कहता है इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपने फेयर वैल्यू से फेयर वैल्यू मॉडल हटा देना, कहता अप्लाई करें। कब तक बच्चों? ठीक है, जब तक डिस्पोजल नहीं हो जाता या ट्रांसफर नहीं हो जाता। इन दोनों पॉइंट्स को समझें और फर्क बताएं, डिफरेंस क्या है। ये एमसीक्यूज के अंदर आएगा बच्चों, आया तो न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा। हाँ ये आ सकता है न्यूमेरिकल में, रेसिडुअल वैल्यू भी दी हो और प्यारे दोस्तों कहता रही फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो आपने सिंपल रट्टा नहीं लगाना, आपने कहना फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो रेसिडुअल वैल्यू ने क्या रिलायबली मेजरेबल होना। इन दोनों पॉइंट्स में फ़र्क समझ आया? मैं बड़ा वैसे परेशान हुआ कि यार आपके पास नोट्स नहीं है जी, ये उससे नहीं याद करवाना था बच्चों। ये है मेरे चांद फेयर वैल्यू नॉट रिलायबली मेजरेबल, और ये एग्जिस्टिंग आईपी है, ये आपने हाईलाइट करना है, एग्जिस्टिंग आईपी। और ये क्या है? द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जो एक दफा डिसाइड कर लिया वो कर लिया। कहता प्रीवियसली मेजर किया है आपने बच्चों इसको फेयर वैल्यू पे, डन। इसको कभी किया ही नहीं है, इसको किया है, करते रहो आगे भी, डन है चांद? मॉडल चेंज कर सकते हैं, इस बेस पे ना करें। मॉडल चेंज हो सकता है, मॉडल चेंज हो सकता है, इस बेस पे नहीं होगा, इस वजह से नहीं होगा। हाँ, इस बेस को यूज करके आपने मॉडल चेंज नहीं करना। और एक और बात जैन साहिब, एक और बात, इधर देखें, आपकी समातों के नाम करते हैं, इधर देखें भाई, IS 16 में मॉडल कौन सा है बोलें? अब ये बात मुझे बतानी, चलो बताते हैं आपको। एक है बच्चों कॉस्ट मॉडल, क्या? और दूसरा क्या है? और IS 40 में कॉस्ट मॉडल, ओहो क्या है बच्चों बोलो? और बच्चों ये जी, आप प्यारे दोस्तों इन्वेस्टर हैं, आप क्या चाहते हैं, कौन सा मॉडल होना चाहिए? इधर ये चाहते हैं, इधर ये चाहते हैं, बड़ी सिंपल बात है जी। ये भी तकरीबन फेयर वैल्यू ही होती है, तकरीबन मार्केट वैल्यू, हर चीज़ की तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मोस्टली चीज़ों की तो करती है ना। ये प्यारे भाई इन्वेस्टर ये चाहता है, लोग ये चाहते हैं, स्टेक होल्डर नॉर्मली ये चाहते हैं उन्हें, ताकि मार्केट फ्लक्चुएशंस नजर आए। प्यारे भाई स्टैंडर्ड भी यही चाहता है। स्टैंडर्ड कहता है आप अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, और IS 40 में तो उसने बड़ा क्लियरली लिख दिया, कहता आप पॉलिसी चेंज तब कर सकते हैं, मतलब ये तो जनरल रूल है ना। IS 40 में इसने स्पेसिफिकली क्या लिखा बाद में बताता हूँ। जनरल रूल ये है, कहता पॉलिसी चेंज हो सकती है व्हेन इट गिव बेटर या फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता चेंज एस्टीमेट के बारे में भी यही, एस्टीमेट या पॉलिसी चेंज हो सकती है जब कब चेंज हो सकती है? जब पिछले रिजल्ट्स की बजाय नया डाटा लेकर बच्चों, क्या उसका नाम है, आप क्या करें बोलो शाबाश, पिछले डाटा को छोड़ के नए वाला डाटा को लेके आप अकाउंटिंग करें, और उसकी वजह से रिजल्ट्स क्या हो जाए बोलो, इंप्रूव हो जाए। क्या हो जाए? आप कहते हैं मैंने कॉस्ट मॉडल नहीं, मैंने फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल करना है। भाई तो जाहिर सी बात है, खुशी की बात है ना। अब आप मार्केट फ्लक्चुएशन इसमें लेके आ रहे हो बच्चों, तो खुशी की बात है, गुड है, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। करेंसी नहीं, करेंसी फ्लक्चुएशन को इसके अंदर नहीं हम लेके आते, हम इधर प्योरली मार्केट वैल्यू लेके आते हैं। करेंसी फ्लक्चुएशन वो है IS 21, क्या है? करेंसी फ्लक्चुएशन की इधर मार्केट में जो चेंज है, मार्केट वैल्यू, मार्केट इन्फ्लेशन नहीं, वो है बच्चों करेंसी फ्लक्चुएशन IS 21, वो अलग स्टैंडर्ड है जी। ये मार्केट है, मार्केट की बात हो रही है जी। सर मार्केट एक कंट्री के अंदर देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड सारी सी बात है, होंगे ACC हमारा वर्ल्ड वाइड है ना, ग्लोबल है जी। अच्छा बच्चों अब जरा सुनना, गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना प्यारे भाई। स्टैंडर्ड ये कहता है, ये तो समझ आती है कि कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाया जाए, कॉस्ट मॉडल से इधर किस मॉडल पे जाया जाए? कहता है इससे रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे ना, लोगों को अच्छी चीजें पता चलेंगी, मार्केट फ्लक्चुएशंस ये वो फलां।
कहता है ये तो मुझे समझ नहीं आता कि आप फेयर वैल्यू से मुंह उठा के कॉस्ट मॉडल पे चले जाएं, इससे कौन से रिजल्ट्स इंप्रूव होने हैं? अपडेट्स की तरफ जाना है या बच्चों पुरानी वाली चीजें इस्तेमाल करनी है? ये तो हिस्टोरिकल डेटा है, क्या है बच्चों बोलो? और सही है बच्चों, और सही है, ये तो माजी की बातें हैं, क्या है बच्चों? पास्ट की बातें हैं, क्या है प्यारे दोस्तों? और सही है जी। तो बच्चों याद रखना, याद रखना, याद रखना, इधर जाना ज्यादा बेहतर है, इधर जाना कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे, कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना बेहतर है। क्या है? इससे ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स क्या होते हैं बच्चों? इंप्रूव होते हैं। क्या होते हैं? बात समझ आई बच्चों? इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं। डन है बच्चों? ये समझाना चाह रहा था। अच्छा जी, लो बच्चों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये तो अब आपको, ये हमने किया था ना ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों जी। पॉइंट जी, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में जाहिर सी बात मार्केट तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन थोड़ी सी अमाउंट लेस रिलायबली मेजरेबल होगी जी बच्चों। बाकी तो आपको ये हमने सारा करवा भी दिया था बच्चों। हाँ बच्चों, अब ना डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आपको याद है, ये 16 में भी हमने पढ़ा था, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ी थी। अब जरा ये सुन लेना डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से बच्चों। आपने बताना है कि उधर बताया था ना हमने रिवैल्यूएशन मॉडल है या कॉस्ट मॉडल, इधर भी क्या करना है बताना है, ठीक है भाई? सही है, इधर बताना है कॉस्ट मॉडल है या फेयर वैल्यू मॉडल। क्या था? क्राइटेरिया डिस्टिंग्विश आईपी व्हेन क्लासिफिकेशन इज डिफिकल्ट। बच्चों याद रखना, ये बात अहम है बच्चों। जब ना जरा गौर से सुनना, अदर सर्विसेज से भी पैसे आ रहे हैं और मेन बच्चों रेंट से भी पैसे आ रहे हो, तो याद है ना कभी कभार बच्चों पता समझ नहीं आती यार, इसको अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी समझे या IAS 16 समझे। याद है वो मैंने आपको समझाया था, जिस बेस पे आपने डिसीजन किया वो आप अंग्रेजी में लिख के बताएंगे भाई, ठीक है ना? ये याद रहेगा, MCQ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यूज इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड वैल्यूअर। भाई IAS 16 में हमने कहा था ना कि आखिरी रिवैल्यूएशन फलां बंदे ने की है, इधर भी तो मार्केट वैल्यू किस बंदे ने बच्चों बताई है, आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा ना जी भाई। अच्छा अगली बात, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड IAS 40, जितना रेंट कमाया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, क्या प्यारे दोस्तों, और जितना एक्सपेंस हुआ उस पे, और जितना क्या हुआ उस रेंट को अर्न करने के लिए बच्चों जो एक्सपेंस करना पड़ा, सिक्योरिटी गार्ड, रिपेयर्ड मेंटेनेंस बच्चों, वो भी आपने अंग्रेजी में बताना है। डन है बच्चों? और उसके बाद ये रिकंसिलिएशन, ओपनिंग बैलेंस, सही है बच्चों, फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एडिशन, डिस्पोजल, ये सारी बातें इधर आ जानी है। डन? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? अगर फेयर वैल्यू बढ़ रही है बच्चों तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गेन है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। और अगर लॉस है बच्चों फेयर वैल्यू लॉस, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट। ओके, ये बच्चों ये आप याद कर लेंगे, मतलब पढ़ लेंगे एक दफा, ये तकरीबन वही बातें हैं जो IAS 16 के नोट्स में हमने की थी बच्चों, याद रहेगा इंशाल्लाह, ध्यान से पढ़ना ये वाला जी। एडिशनल कॉस्ट मॉडल डिस्क्लोजर, भाई फेयर वैल्यू मॉडल में तो बच्चों डेप्रिसिएशन का रेट शेट नहीं होता, लेकिन इधर तो है ना यूजफुल लाइफ, ठीक है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड, भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों फेयर वैल्यू मॉडल में तो नहीं होगी ना, ठीक है भाई। फिर उसके बाद कोई डेप्रिसिएशन वगैरह वो बता दे। इंपेयरमेंट हमने अभी पढ़ा नहीं, IAS 36 में पढ़ेंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? मोटी मोटी बातें बता दें, डिस्क्लोजर्स में क्या बताएंगे, अंग्रेजी में क्या, रेंट कितना कमाया, खर्चा कितना हुआ, किस बंदे ने बच्चे फेयर वैल्यू मतलब फाइंड की है, वैल्यूअर का नाम क्या है भाई मेरे। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा हाँ जी, गेन, रिकंसिलिएशन, एडिशन, डिस्पोजल, ये सारी बातें डन है बच्चों, और डन है। अच्छा बच्चों और जी, और जी जी अगर हम कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू पे शिफ्ट कर रहे हैं तो रिटन क्वेश्चन में उसकी रीजन देनी पड़ेगी? नहीं, वो सिंपल MCQs में पूछेगा ना आपसे, रिटन में नहीं पूछेगा ना वो रिटर्न में तो आपको मैंने बताया 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो कौन से होंगे भला, जिसमें कैलकुलेशन जो कैलकुलेशन, वो रेशियोज होगा और बच्चे कंसोलिडेशन नॉर्मली, या तो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हो सकता है, नॉर्मली कंसोलिडेशन होता है, वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा मेरे चांद इंशाल्लाह एक्सेल पे। वहां पेपर तो एक्सेल और वर्ड पे देना होता है। हाँ जी, उसकी क्या प्रैक्टिस? वो 30 मार्क्स का पेपर है ना, जो एक्सेल पे आएगा ना, वो तो एंड पे करेंगे ना इंशाल्लाह प्रैक्टिस, रेशियोज जब आएगा। और ये तो सारे 70 का तो इसी तरह ही आएगा जैसे पहले F3 में आया था जी, वो तो 30 मार्क्स का आएगा ना, वो तो करेंगे इंशाल्लाह जी। आगे बच्चों भाई ये पढ़ लें, क्रूशियल रूल, द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मस्ट बी डिस्क्लोज इवन वो यूज, क्या प्यारे दोस्तों, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल रूल IAS 40 में कहता है आपने फेयर वैल्यू बतानी ही बतानी है, सही है बच्चों, डिस्क्लोज करनी है, चाहे आप कॉस्ट मॉडल यूज करें, चाहे आप कौन सा मॉडल यूज करें। ओके सर, फेयर वैल्यू में नहीं, ये नहीं कहता वो, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, क्या है,
अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जैसे इन्होंने सवाल पूछा ऑनलाइन वालों, अच्छा अब लाइट चल रही है, अब लाइट चल रही है जी। अगर प्यारे दोस्तों इन्होंने प्यारे दोस्तों क्या किया, प्यारे भाई, अगर जिस तरह भी भाई ने सवाल पूछा कि सर देखें, जैसे आपने कहा फेयर वैल्यू तो बतानी है, चाहे कॉस्ट मॉडल हो चाहे फेयर वैल्यू मॉडल, तो सर अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो क्या कॉस्ट बतानी है? अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है कॉस्ट में, बुक यानी बुक वैल्यू में, और किस में, कॉस्ट मॉडल के मुताबिक बुक वैल्यू में, और किस में, फेयर वैल्यू में। डन है बच्चों, बात याद रहेगी जी। आगे अगर एक बिल्डिंग के 5 फ्लोर उस पे हो, रेंट पे, और 5 ऑफिस इसके लिए जी, तो क्राइटेरिया डिसाइड करें ना, जिधर बताया मैंने, क्राइटेरिया डिसाइड करें किस बेस पे, 5 आधे आधे, किस बेस पे आप क्या उसका नाम है रेंटल इनकम कह रहे हैं, किस बेस पे आप IAS 16 कह रहे हैं, डिसाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा IAS 16 से क्या उसका नाम है कितने पैसे कमाए जा रहे हैं प्रोडक्ट को बेच के, कितना, वो देख क्राइटेरिया डेवलप करना पड़ेगा, मुश्किल काम होगा वो जी। हमें तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि क्राइटेरिया डेवलप करना पड़ेगा। डन है, ये एग्जांपल्स करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने मॉडल शॉडल चेंज इन यूज। बच्चों मुझे बताएं क्या IAS 2 से IAS 40 में जाया जा सकता है, या IAS 40 से IAS 16 फलां ये उलट जी हो सकता है? कब 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 भला कब? जब बच्चों एविडेंस हो इस्तेमाल के चेंज का, यानी क्या एविडेंस हो बच्चा, पहले आपके उसका नाम है खुद इस्तेमाल करते थे, हेड ऑफिस था या फैक्ट्री, अब क्या है बच्चों, रेंट पे, तो एविडेंस है ना बच्चों, रेंटल एग्रीमेंट हो गया बच्चों, नियत इंटेंशन। अच्छा, जिस दिन रेंटल एग्रीमेंट हुआ वो देखना है, या जिस दिन हमारी इंटेंशन चेंज हुई, जिस दिन हमने डिसाइड, इंटेंशन भी छोड़ी, जिस दिन हमने डिसीजन ले लिया बच्चों, और ठीक है हाँ, हमने क्या किया, हमने डिसीजन, मिसाल दे रहा हूँ बच्चों, हमने डिसीजन से भी आगे की बात करते हैं बच्चों। प्यारे भाई, हमने ना जो रेंट, जो क्या उसका नाम है, टेनेंट्स बैठे थे, किराएदार, हमने उन्हें कहा सर अब माजरत है, आइए आपका आखिरी महीना है। अब आखिरी महीना तो जारी सी बात है बच्चों, IAS 40 है ना जी, अभी तो रेंट आ गया, अगले महीने से बच्चों हमने कहा हम हेड ऑफिस शिफ्ट करेंगे इधर, लेकिन हेड ऑफिस शिफ्ट होते होते ये 1 मार्च में हमने किराएदारों को कहा अस्सलाम वालेकुम, वो चले गए। फेब के महीने में नोटिस दिया, 1 महीने 2 महीने का नोटिस होता है ना, मार्च में खाली होगी बिल्डिंग, लेकिन हेड ऑफिस शिफ्ट करते करते 2 महीने लग गए। बताएं IAS 40 कब बोले, IAS 40 कब खत्म होगा, 1 मार्च पे या आगे 2-3 महीने बाद जाके? 1 मार्च पे खत्म होगा। कब होगा? वो तो हमारी नेग्लिजेंस है ना, हमने 2 महीने उसे IAS 16 के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया, हेड ऑफिस में नहीं लेके गए, और डन है। इस तरह की कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी पेपर में दे सकता है। या मिसाल, एक और एग्जांपल, हमने देखना है कि भाई, हमने देखना है बच्चों के ये डिसीजन का इम्पैक्ट कब आया, सही है, डिसीजन का इम्पैक्ट इज द डेट। बच्चों IAS 16 है, फैक्ट्री है प्यारे दोस्तों, हमने कहा यार अब इसको रेंट पे दे दें, वेयर हाउस है हमने कहा रेंट पे दे दें, प्रॉपर्टी है बच्चों हमने कहा रेंट पे दे दें। किस दिन कहा, किस दिन कहा जी? मिसाल के तौर पे जी हमने कहा जी 1 जून पे, कब कहा बच्चों, या 15 जून या 20 जून, लेकिन करते करते 8-10 दिन अब शिफ्टिंग पे भी तो लगने हैं ना, हमने कहा रेंट किराएदारों को आने में टाइम लगेगा, ऑफिस शिफ्ट करते करते 5-7 दिन लग गए। 1 जुलाई से प्यारे दोस्तों हमने ये खाली हो गया, 1 जुलाई याद रखना है, सीजेशन बच्चों याद रखनी है, 1 जुलाई पे एंड हो गया, लेकिन बच्चों टेनेंट्स ढूंढते ढूंढते हमें 1-2 महीने लग गए, वो मिले हमें जाके 1 जुलाई की बजाय बच्चों 1 अगस्त पे। बताएं बच्चों IAS 40 कब अप्लाई होना शुरू हो जाएगा? नहीं मिलेंगे नहीं, और भाई जिस दिन प्रॉपर्टी खाली होगी है, और भाई वो एविडेंस है ना मेरे भाई, जब हमने क्या उसका नाम है अपने एम्प्लॉयज को भेज दिया किसी और जगह पे, तो अब बिल्डिंग खाली है, रेंट पे दी जा सकती है। आपको जो टेनेंट्स हैं वो 10 साल ना मिले, वो कहें यार तुम वही बेवकूफ़, हमने आना ही नहीं है तुम्हारे पास, हमने रहना ही नहीं है इस घर में, जिन बूथ है, तो भाई IAS 40 तो अप्लाई होगा ना, फेयर वैल्यू तो अपडेट होगी ना। लिखे भाई उर्दू में नोट, एंट्री जिस दिन डिसीजन का इम्पैक्ट आ गया जी, अवेलेबल, शाबाश, ये लिखो लिखो। हमने ट्रांसफर इन या आउट, हमने ट्रांसफर इन या आउट उस दिन करना है, हमने ट्रांसफर इन या आउट उस दिन कंसीडर्ड करना है, उस दिन, बोलो शाबाश, कंसीडर करना है। हमने ट्रांसफर इन या आउट उस दिन कंसीडर करना है जिस दिन प्रॉपर्टी उस मकसद के लिए अवेलेबल हो,
जिस दिन प्रॉपर्टी उस मकसद के लिए क्या हो बच्चों, बोलो अवेलेबल। अगर बेचना है बच्चों अब मकसद, तो बेचने के लिए अवेलेबल है। ये ना किराएदार बैठे और कहें नहीं नहीं यार हमने बेचना बेच, ये तो फिर सही नहीं है ना बात बच्चों। सही है बच्चों, बात समझ आ गई। और अगर रेंट पे देनी है तो भाई जारी सी बात है, इंतजाम हो कि रेंट लोग आ भी सके ना रहने के लिए। और अगर अपना इस्तेमाल में है प्यारे दोस्तों, तो किराएदार चले गए हों। और डन है बच्चों ठीक, गुड हो गया जी। चलें, ये काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू होगी बच्चों। मेरा ख्याल IAS 40 हमारा काफ़ी डिटेल में जाके हमने जो डीप बातें थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर ली हैं। सर जी पार्ट